हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मिशन 50 IS मिशन IS का जो है यानी कि जो BPSC जो टीचर का जो है यह प्रैक्टिस सेट नंबर हम जो है डिस्कस करेंगे। इसमें फ्रेंड्स 120 प्रश्न दिए गए हैं GK GS का, जो इसमें जो है मैथ रीजनिंग का प्रश्न भी शामिल किया गया है। तो आज हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। यह सेट जो है ऑफिशियल एकेडमी का है और इसमें अच्छे लेवल के प्रश्न दिए गए 5 ऑप्शन के साथ। तो चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आएगा और वीडियो को लिंक को अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे अभी और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं फ्रेंड। वन और कृषि जैसे विषय किस वस्तु सूची के अंतर्गत आते हैं। तो वन और कृषि जैसे विषय जो है ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर होगा वन और कृषि जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था। तो योजना आयोग का स्थापना जो है कब किया गया था, तो 1950 में। और इससे जो है 2014 में जो है इसे योजना आयोग हटा करके जो नीति आयोग लाया गया था। तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। योजना आयोग की जो स्थापना कब हुआ था, 1950 में हुआ था। भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू कब अध्यक्ष बनी थी। तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो कुल देखा जाए तो 3 महिला जो अध्यक्ष बनी थी। ये हो गया था एक 1917 में, इसमें 8 जोड़िएगा तो 1925 आ जाएगा, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 1933 आ जाएगा। ये 3 महिलाएं थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष था किए थी। पहला में जो थी 1917 में एनी बेसेंट थी, जो एनी बेसेंट ये आयरलैंड की महिला थी। कौन थी, आयरलैंड की। तो याद रखें 1917 में की थी। दूसरा नंबर 1925 में जो है यह भारतीय महिला थी, तो ये सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। इनमें एनी बेसेंट थी, तो ये याद रखिएगा एनी बेसेंट। और तीसरा मैंने था यानी 1933 में देशता किया था जो कोलकाता में, यह थी नलिनी सेन हो जाएगी। और ये जो है पहला हुआ था एनी बेसेंट ने किया था कहाँ, तो कलकत्ता में। और दूसरा का सरोजिनी नायडू जो है कहाँ की थी, तो ये कानपुर में की थी। और नलिनी सेन जो है ये भी कलकत्ता में किया था। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये 1925 में की थी कब, तो सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के अध्यक्ष था। तो याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे अगर भारतीय लगा देता तो आपका इसका राइट आंसर क्या होता, राजगोपालाचार्य होता। लेकिन यहाँ पे भारतीय नहीं लगाया है, स्वतंत्र भारत के खाली पूछा गया। अगर पूछता कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय पूछता तो राजगोपालाचार्य हो जाता। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। और रद्द कब किया गया था, तो 1911 में किया गया था। तो ये याद रखिएगा 1905 में। मुस्लिम लीग की मांग कब किया गया था, तो 1906 में। और जो 1907 में जो सूरत फुट हुआ था, ये याद रखिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन देखा जाए तो यह किया गया था कब, तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1906 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 1905 में अभी हमने देखा कि बंगाल विभाजन किया गया था। 1907 में सूरत फुट था। और 1919 में जो है कोई किया था, तो पार्लियामेंट सुधारा था। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब आह्वान किया गया था। लीग कहने का मतलब मुस्लिम लीग हो गया। तो मुस्लिम लीग द्वारा जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब आह्वान किया गया था, तो फ्रेंड्स यह जो आह्वान किया गया था, तो आपका इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 16 अगस्त 1946 को किया गया था। आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया था, जिसके जरिए जो है भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। तो आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया था, जिसके जरिए जो है भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार को क्या छीन लिया गया था, तो छीन लिया गया था। तो फ्रेंड्स यह किया गया था 1878 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर 1878 में किया गया था। 1885 में देश भर के कितने प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो बम्बई में जो देखा जाए तो प्रथम जो है 28 दिसंबर जो है 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो है अध्यक्षता कहाँ किया गया था अधिवेशन में, तो ये जो है पहले से यानी कि जो है प्रस्तावित था पुणे में। लेकिन पुणे में क्या हुआ था, जो है प्लेग फैलने के कारण जो है यह जो है स्थानांतरित कर दिया गया था कहाँ पे, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में।
तो इसमें जो है कुल 72 प्रतिनिधियों ने पूरे देश से भाग लिया था। और यही जो है कम प्रतिनिधि भाग लेने के कारण जो है डफरिन ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है यह अल्पसंख्यकों को नेतृत्व करने वाली संस्था है। तो ये याद रखिए इससे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि सबसे अधिक कहाँ से भाग लिए थे, तो फ्रेंड्स सभी लोग जो जानते हैं कि सबसे अधिक कहाँ से भाग, जो जहाँ नज़दीक होगा, तो बम्बई से सबसे अधिक भाग लिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष की ओर कब किया गया था। तो बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने जो है किस वायसराय ने और कब दिया था, तो आपका इसका राइट आंसर बंगाल सभी लोग जानते हैं कि 1905 में कर्जन के द्वारा किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और बंगाल विभाजन रद्द किया कौन किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है 1911 में किया था। हार्डिंग जो है ये द्वितीय जो है ये 1911 में जो है ये बंगाल विभाजन को रद्द किया था। तो ये याद रखिएगा। बंगाल विभाजन जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है, तो आपको बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय जॉर्ज कर्जन था, बिल्कुल सही है। बिहार विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया था, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ये गलत दिया गया है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा जो सभी लोग जानते हैं, ये प्रचलित नारा है। ये किसने दिया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के साथ ही जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1 अगस्त जो है 1920 को हुआ था, ये याद रखिएगा। और इन्हीं के जो है मृत्यु पर जो तिलक स्वराज फंड का स्थापना किया गया था, जिसमें जो है उसमें यानी कि आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया गया था, जिसमें बहुत सारे धन इकट्ठा हो चुके थे। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दिया गया था, ये तीनों व्यक्ति को एक ही दिन फांसी दिया गया था। तो ये दिया गया था लाहौर षड्यंत्र केस में। तो याद रखिएगा ये दिया गया था कब, तो याद रखिएगा तो 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 23 मार्च 1931 को इनको जो फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। अभी हमने देखा फ्रेंड्स ऊपर में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ में, तो मुंबई में हुआ था। और इसका जो है अध्यक्षता किसने किया था, तो प्रथम के जो अध्यक्षता किया था बमेश चंद्र बनर्जी ने। तो याद रखिएगा। और जो है इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सबसे ज़्यादा कहाँ से था, तो मुंबई से। और 72 प्रतिनिधि भाग लेने के कारण जो है लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था कि यह जो है अल्पसंख्यकों को नेतृत्व करने वाली जो है कांग्रेस की संस्था है। तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सभी लोग इसका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। आगे देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक पुस्तक है, यानी कि जो है धन का बहिर्गमन सिद्धांत। ये जो किसने दिया था, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ये याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो सभी लोग जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल जो है ये 1919 को हुआ था, याद रखिएगा। ये कहाँ हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इसमें जो है दो गो फ्रेंड्स या इसमें जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड से जो है 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप लोग हमेशा कन्फ्यूजन होते हैं। चलिए जो कौन प्रश्न किया था, तो प्रश्न ये है कि जालियांवाला बाग में जो है यानी कि जनरल डायर, 2 व्यक्ति का नाम आता है, एगो जनरल डायर एगो आर डायर। तो जनरल डायर एक होता है आर डायर यानी कि रेजिनॉल्ड डायर। फ्रेंड्स ये 2 डायर है, तो डायर दोनों है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होता है कि किसने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो फ्रेंड्स आज हम इसको दूर करेंगे, क्योंकि जो रेजिनॉल्ड डायर ये जो गोली चलाने का आदेश दिया था, क्योंकि ये जो सेना का अधिकारी था, क्या था, सेना का अधिकारी था। और जनरल डायर जो था, ये जनरल डायर ये पंजाब का गवर्नर था, यानी कि राज्यपाल था। जैसे आजकल जो गवर्नर को राज्यपाल कहते हैं, उसी समय पंजाब का गवर्नर कौन था, तो जनरल डायर था। और इन्होंने जो कहा था कि जाओ वहाँ पे जो अमृतसर में सभा हो रहा है, वहाँ पे जो देखो कि ऐसा क्या हो रहा है, वहाँ पे हुड़दंग लोगों ने उनको सूचना दिया था कि वहाँ पे जो है सभा नहीं जो है झमेला कर रहा है, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ, तो जाओ वहाँ पे देखो। तो इन्होंने रेजिनॉल्ड डायर जो था जब वहाँ पे आया, तो उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि सीधा जो है यानी कि जो सैनिकों को कहा कि सीधा गोली चलाओ इन लोगों भारतीयों पर। और इसमें जो है रेजिनॉल्ड डायर ने सीधा गोली चलाने के लिए आदेश दिया था। और रेजिनॉल्ड डायर जो है ये 1900 जो है लगभग 1928 में देखा जाए तो इनको मृत्यु हो गया था। कहाँ, तो यह हुआ था, इनको जो लकवा मार दिया था। और इनको मृत्यु कहाँ हो गया था, तो हो गया था इनके लंदन में। रेजिनॉल्ड डायर जब वहाँ से आया तो जो जांच कमेटी हंटर कमीशन बैठा, तो हंटर कमीशन में जो इनको जाँच करने के लिए बैठाया तो वहाँ पर हंटर कमीशन ने कहा कि जो है
रेजिनाल्ड डायर जो था ये अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जो है ये भारतीयों पर गोली चलाया। तो इसके क्या हुआ कि भारतीयों ने बहुत विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो रेजिनाल्ड डायर को जो है यानी कि जो है एक पोस्ट कम कर दिया, बड़ा अधिकारी से एक पोस्ट कम करके छोटा अधिकारी बना दिया गया। तो रेजिनाल्ड डायर का क्या वहाँ से इस्तीफा दे दिया कि हम जो है इतना बढ़िया काम किए हैं और हमको ऐसा कर दिया। तो इसलिए जो इस्तीफा दे करके लंदन चला गया और उससे प्राकृतिक देन से जो है लकवा मार के जो है 1928 में मृत्यु हो गया। और ये जनरल डायर जो था, जनरल डायर जो है था इसमें जो है इसको जो है उधम सिंह ने मारा था। कब मारा था? तो 1940 में, क्योंकि जो है उधम सिंह का जो यहाँ पे सारा परिवार जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड में मर गया था, जिसके कारण था उधम सिंह ने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है, जनरल डायर को उसको जरूर मारेंगे। और इसे मारने के लिए जो है भारत में भी इनको पीछा किया, लेकिन यहाँ पे सही समय नहीं मिलने के कारण फिर जब जनरल डायर लंदन चला गया तो वहाँ पे जो भगत सिंह उधम सिंह जो थे वो भी अपना जितना भी धन कमाए थे उस सभी को जब बेच बाच करके वो भी लंदन इसको मारने के प्रतिष्ठा से चले गए। और वहीं पे जो है उनको जो है किसी सभा में जो है अपने बंदूक को लेकर के, बंदूक कैसे ले गए थे तो किताब में जो है काट करके उसको बीच में रख करके बंदूक को ले गए थे और वहीं पे जो हॉल में उनको मार दिया था 1940 में जनरल डायर को। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रेजिनाल्ड डायर यानी कि रेजिनाल्ड डायर मैंने कहता, रेजिनाल्ड कहने का मतलब क्या होगा? रिवॉल्वर माने होता कोई बंदूक होता है रिवॉल्वर। रिवॉल्वर मैंने क्या होता है? बंदूक। तो रिवॉल्वर कौन चलाया था? तो रेजिनाल्ड डायर। इससे याद रखिएगा फ्रेंड्स, रिवॉल्वर कौन चलाया था? तो रेजिनाल्ड डायर। अगर कहेगा कि जो है यानी कि उधम सिंह को कौन मारा था? तो जनरल डायर को मारा गया था। तो ये याद रखिए आप, यहाँ से आप कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है यह तिलक स्वराज फंड के साथ जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 1 अगस्त 1920 को। अगर पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन बंद कब किया गया था, तो बंद करने का मुख्य कारण था कि 1922 में जो चौरा चौरी कांड हुआ था, यानी कि 22 पुलिसकर्मियों या 23 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था, इसके कारण जो असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। और इसी को जब महात्मा गांधी ने कहा था कि यह भारतीयों की जो है हिमालय से भी बड़ी भूल है। और अंग्रेजों के बारे में कहा जाए कि अंग्रेजों को कब कहा था, तो 1919 की जो है यानी कि जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसमें गांधी जी ने कहा था कि जो है अंग्रेजों की जो है यह हिमालय से सबसे बड़ी भूल जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड है। अगर भारतीयों को कहेगा कि भारतीयों ने कब भूल किया था, तो 1922 में चौरा चौरी कांड में। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखते हैं कि सरकार ने इल्बर्ट बिल कब लागू करने का प्रयास किया था। तो इल्बर्ट बिल जो है कब लागू किया गया था, तो फ्रेंड्स ये लागू किया गया था 1883 में। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो यहाँ पे पहुंचने का बात किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, लेकिन पहुंचा था कब? तो 1928 में पहुंचा था। तो यहाँ पे इनमें से कोई ऑप्शन नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये याद रखिएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो ये जो दांडी यात्रा यानी कि नमक के कानून को तोड़ करके जो है 1930 में जो है सबने अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। और 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो फ्रेंड्स यह आपका हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा क्षोभ मंडल। इसमें सभी जो है मौसम संबंधी घटनाएं घटती है, बादल बनना, आंधी आना, वर्षा होना, ये सभी जो है क्या होता है क्षोभ मंडल का में होने वाला घटनाएं हैं। समताप मंडल उसके बाद आ जाएगा, फिर आयन मंडल आ जाएगा, आयन मंडल नहीं आएगा, उसके बाद मध्य मंडल आ जाएगा। देखते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। समताप मंडल में जितने भी जो है वायुयान जो होते हैं, बड़े बड़े वायुयान, उस समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है बादल संबंधी घटनाएं नहीं घटती है और समताप मंडल में ही जो है ओजोन परत स्थित है। और आयन मंडल के बारे में देखते हैं, तो आयन मंडल में जो है वहाँ से जो है जितने भी रेडियो हम सुनते हैं, मोबाइल से हम लोग बात करते हैं, सभी जो है वहाँ से रेडियो तरंगे वहाँ से हमें संकेत देती है और हमें क्या होता है कि हमें सुनाई देता है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल हो जाएगा? तो गुजरात के और जो है अरुणाचल प्रदेश के गांव में जो कितने घंटे का हो जाएगा? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे का समय हो जाता है। क्योंकि जो है वहाँ पर जो लगभग देखा जाए तो 30 डिग्री का अंतर पड़ जाता है, क्योंकि जो है यानी कि भारत का मानचित्र है, इसमें देखा जाए तो यहाँ से और यहाँ से यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश से देखा जाए तो 30 डिग्री का अंतर पड़ जाता है बीच में कितना 30 डिग्री। तो एक डिग्री में 4 मिनट होता है और 15 डिग्री में जो है 1 घंटा होता है। तो 15 दूना 30 यानी कि 2 घंटे का समय का अंतर हो जाता है। अगर पूछा जाएगा कि GMT से जो भारत का समय कितना आगे है, तो याद रखिएगा 5.5 घंटा पूरब में, ये याद रखिएगा। गोंडवाना का लाइन का टूटना प्रारंभ हुआ था कब?
तो गोंडवाना लैंड का टूटना प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स कब? तो यह आपका राइट आंसर होगा जुरासिक युग में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि निम्नलिखित में से जो है कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर दर्शाना है, तो चलिए इसको दर्शाते हैं फ्रेंड। तो यह हो जाएगा सबसे पहले नमचा बरुआ जो अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा कहाँ? सिक्किम में। उसके बाद माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में। और नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में। तो ये याद हो, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो फ्रेंड्स आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल डेल्टा का। कपिली जिसकी सहायक नदियां वह क्या है? तो कपिली जिसकी सहायक नदियां वह कौन है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह ब्रह्मपुत्रा की जो है सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा निकलती कहाँ से? तो ये जो है मानसरोवर झील से निकलती है, याद रखिएगा। यह नेपाल जो तिब्बत के मानसरोवर से। मानसून का प्रसार मुख्यतः रहता है, तो मानसून का प्रसार देखा जाए तो मुख्यतः क्या रहता है? तो 30 डिग्री उत्तरी से जो है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य रहता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मैंग्रोव वन वाले राज्यों का सही क्रम आरोही क्रम में कौन सा हो जाएगा? तो मैंग्रोव वन के बारे में बताया गया आरोही क्रम में, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये आरोही क्रम में हो जाएगा। आरोही क्रम में मतलब आरोही क्रम का मतलब होता है क्या होता है कि बढ़ते क्रम में, तो पहले सबसे कम हो जाएगा ये, उसके बाद बढ़ेगा तो ये हो जाएगा, उसके बाद ये बढ़ेगा, उस सबसे ज़्यादा इसमें हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे फ्रेंड देखते हैं सुमेलित करने के लिए दिया गया है हमारा, तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो काप मिट्टी, तो काप मिट्टी जो है यह उत्तर प्रतिष्ठा में होता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में जो है कपास के लिए उपयुक्त है। लाल और पीतली मिट्टी जो है ये जो है तमिलनाडु में, और लेटराइट मिट्टी केरल में है। तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर एज का राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लिंक हो सके तो दोस्तों के साथ जितना भी हो ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। बस फ्रेंड्स आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? तो कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध वह है। तो विश्रामपुर जो जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, ये किसके लिए? तो कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। तो भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसको किसको जोड़ती है? तो दिल्ली से मुंबई और चेन्नई से कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया कि भारत में 9 तटीय राज्य है, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्योंकि तो यहाँ पे जो क्योंकि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो गुजरात तट के निकट जो समुद्री जल की लवणता बहुत अधिक है, इसके कारण जो है वहाँ पे जो नमक अधिक बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस रंग का परावर्तक अधिक होता है? तो परावर्तक पूछा गया तो यह हो जाएगा आपका बैगनी का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बैगनी का जो परावर्तक सबसे अधिक होता है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है यह कैसी दिखाई देगी? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष से जो पृथ्वी देखेंगे तो क्योंकि जो है पानी की अधिकता के कारण क्या होता है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला दिखाई देता है। तो ये याद रखिएगा। अगर अंतरिक्ष से आसमान देखेंगे तो काला दिखाई देगा, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्षा के किसी दिन इंद्रधनुष के दिखाई पड़ने के लिए कौन सी प्रकाशीय घटना मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो यह जो उत्तरदायी होता है किसके कारण? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है, और इंद्रधनुष जब भी बनेगा तो ये जो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, और दोपहर के समय कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनता। तो ये याद रखिएगा। वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइटों में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह क्या होता है? तो इसका जो है प्रयोग करने के कारण होता है कि बल्ब से आने वाले प्रकाश को आसपास के वाहनों पर केंद्रित करता है, इसीलिए जो है इसको जो हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल का घनत्व तो कितना होता है? सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 4 डिग्री सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि विस्पंदन उत्पन्न होता है। तो विस्पंदन उत्पन्न होता है किसमें? तो यह आपका राइट आंसर होगा जो है लगभग समान आवृत्ति के तरंगों के अध्यारोपण द्वारा जो है विस्पंदन उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिकार परभक्षियों या बधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो शिकार परिभक्षियों अथवा बधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ होते हैं और डॉल्फिन वो किस जो परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो वह जो होते हैं क्या छोड़ते हैं? तो आपका इसका राइट होगा ध्वनि के जो अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान या पर्दा किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है।
तो इसका क्षतिग्रस्त होने का कारण क्या है, तो उच्च जल दाब के कारण। जब उच्च जल दबाव होगा तो क्या होता है, गोताखोर का होता है कान का पर्दा हो जाता है, क्षतिग्रस्त होने की संभावना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जगह पर जी का मान सर्वाधिक होता है, तो जी का मान देखा जो सर्वाधिक जो है ये सभी लोग जानते हैं कि ये ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, यानी कि अंटार्कटिका पर सबसे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहेगा, तो लिफ्ट में जो मनुष्य का वजन जो है, जिसका यानी कि मान लीजिए किसी मनुष्य का वजन 50 kg है, तो उसका वजन 50 kg से कम कब होगा, जब तेजी से जो लिफ्ट जो ऊपर से नीचे आएगा तब, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तो उसका वजन कम जाएगा, और भार कब बढ़ेगा, जब ऊपर जाएगा तब, तो याद रखिएगा। एक पीतल की गेंद एक पतले तार से बंधी है और उसे एक प्रकार प्रदोलित किया जाता है कि वह एक समान गति से क्षैतिज वस्तु में घूमती है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें आपका सही क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा गेंद जो नियत त्वरण से गति करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ सही नहीं है, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा विस्फोटक पदार्थ सही नहीं फ्रेंड, तो यहाँ पे जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यह विस्फोटक पदार्थ नहीं है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जबकि ए, सी और बी जो है ये सभी विस्फोटक पदार्थ है, जबकि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यह विस्फोटक पदार्थ नहीं है। प्राकृतिक रबर का वल्नीकरण करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा गंधक के साथ गर्म करते हैं। रबड़ को जो है मजबूत बनाने के लिए जो गंधक को साथ जो है इसमें वलीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर गंधक के साथ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेव में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सेव जो होता है उसमें जो है मैलिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा मैलिक एसिड, तो ये याद रखिएगा। फॉर्मिक एसिड जो है यह चींटियों के डंक में पाया जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है बैटिक में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्विक लाइम जिसको जो बिना बुझा हुआ का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो क्विक लाइम को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, तो इसका जो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं कि CaO हो जाएगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जो है बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि चूना पत्थर के टुकड़े को पानी में डुबाया जाए तो बुदबुद उत्पन्न होता है, यह बुदबुदाहट किसके कारण होता है, तो यह जो बुदबुदाहट होता है CO2 के कारण होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यानी कि गर्म होकर यानी कि बुदबुद करते रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिछुआ के पौधे की नुकदार पत्तियों में डैश होने के कारण उनके चुभने पर जल युक्त दर्द होता है, तो बिछुआ के पौधे को नुकदार पत्तियों को चुभने के कारण होता है, यह किसके कारण जल युक्त दर्द होता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा मेथनोइक एसिड के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर मेथनोइक एसिड। हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है, तो फ्रेंड्स यहाँ करेंट अफेयर है कि हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है, तो यह दिया गया किसको, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जूम को। संघाई सहयोग संगठन ASEAN के विदेश मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित किया गया, तो विदेश मंत्री की बैठक जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो यह आयोजित किया गया है ऑप्शन नंबर सी गोवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को जो लाइक और चैनल को जो है यानी चैनल के जो वीडियो के लिंक को जो दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। US जो है FDA ने ब्लड क्लॉट के खतरे को लेकर किस कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को सीमित कर दिया गया है, तो यह सीमित किया गया किसको, तो एस्ट्राजेनेका को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा एस्ट्राजेनेका। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री स्तनपायी विलुप्त होने के कगार पर है, तो यहाँ पे पूछा गया कि विलुप्त होने के कगार पर है, तो यह हो जाएगा वैक्टिविटा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वैक्टिविटा जो है यह एक समुद्री स्तनपायी है जो विलुप्त होने के कगार पर है। कौन सा देश एशियाई खेलों 2022 की मेजबानी करने वाला है, तो 2022 की मेजबानी जो एशियाई खेल का कौन मेजबानी करने वाला था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन ने करने वाला था। प्रतिबंधित दवा के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद किस भारतीय टोक्यो ओलंपिक को अंतिम रूप से जो निलंबित कर दिया गया था, तो यह निलंबित किया गया था ऑप्शन नंबर 4 कमलप्रीत कौर को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में दोस्तों भारतीय राज्य में शिगेला बैक्टीरिया का घातक मामला सामने कहाँ आया था, तो शिगेला बैक्टीरिया का घातक मामला जो है सामने किस राज्य में आया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 केरल में आया था।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों की फतह करने वाले भारतीय महिला कौन बनी? तो भारतीय महिला बनी है कौन? तो आपका इसका राइट आंसर होगा प्रियंका मोहिते। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, प्रियंका मोहिते। भारत की पहली मास सेगमेंट लेक्स यूल कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है, आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मारुति सुजुकी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में नवंबर 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई आधारित जो है खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने मतलब भारत में नवंबर 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित खुदरा मुद्रास्फीति कितना रहा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड कि किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो आप लोग जानते ही होंगे कि यह कौन है? तो ईशान किशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईशान किशन जो है यह एक दिवसीय पारी में सबसे तेज जो है 200 रन बनाकर जो है क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर 2022 को किस राज्य में जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया है कहाँ पे? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा में, ऑप्शन नंबर सी। किस जो खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथन का पुरस्कार दिया गया है? तो यह पुरस्कार किसको दिया गया फ्रेंड? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, यानी कि विराट कोहली को दिया गया है, यानी कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथन पुरस्कार विराट कोहली को। अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने तंबाकू कानून पारित किया है? तो तंबाकू कानून पारित करने वाला देश है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, यानी प्रतिबंध लगाने के लिए न्यूजीलैंड जो है तंबाकू कानून पारित किया है। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत जो है हस्ताक्षर किया है किसके साथ? तो फिनलैंड के साथ। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ जिससे जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, और चलिए मैथ रीजनिंग के प्रश्न को आप लोग इसको जो है बना लीजिएगा। चलिए हम जीके जिसको प्रश्न को डिस्कस करते हैं। यहाँ जो है प्रश्न नंबर 96 से दिया गया, जीके जिस प्रश्न दिया गया 96 से, चलिए हम यहाँ से देखते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य स्तर में लगातार गिरावट किसके रूप में जाना जाता है? तो वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य स्तर में लगातार गिरावट किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डिसफ्लेक्शन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गन्ने के उत्पादन पर कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे बताना है कि भारत में गन्ने के उत्पादन पर कौन सा कथन सही है। तो फिर चलिए देखते हैं। तो भारत के जो है गन्ने के उत्पादन में देखा जाए तो कौन सा कथन सही है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यह कथन बिल्कुल सही दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि म्यूचुअल फंड को भारत में कौन सा विनियमित करता है? तो म्यूचुअल फंड को भारत में कौन विनियमित करता है? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सेबी जो है यह विनियमित करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर कहाँ है? तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर कहाँ है? तो यह आपका है भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। भुवनेश्वर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। सॉरी, मध्य प्रदेश में नहीं, उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है। यह भुवनेश्वर कहाँ है? तो उड़ीसा में है दोस्तों। आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो आत्मनिर्भरता जो था ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ये कब हुआ था फिर चौथी पंचवर्षीय योजना? तो ये जो है ये 1969 से जो है यानी कि 74 के बीच हुआ था, 1969 से 74 के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या भारत निर्माण में साझेदार नहीं है? तो नहीं है पूछा गया, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो देखा जाए कि कौन कौन शामिल किया, 6 को शामिल किया गया है। तो यानी कि बिजली शामिल किया, गृह शामिल किया गया, पानी को भी शामिल किया गया, सड़क को भी शामिल किया गया है, और सिंचाई को भी और टेलीफोन को भी शामिल किया गया है, जबकि जो है प्राइवेट उद्यमी को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए और बताना कि इनमें से कौन सा कथन जो सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो थोक मूल्य सूचकांक WPI यानी कि होलसेल प्राइस दिया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय आय विचलन।
तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो थोक मूल्य सूचकांक है और जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये दोनों जो है मुद्रास्फीति के द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, इसके जो है स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। जो बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा कब दिया गया था? जिसको दर्जा दिया गया था ऑप्शन नंबर बी एयरटेल पेमेंट बैंक। इसको दर्जा दिया गया था क्या? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था? तो एयरटेल पेमेंट बैंक को दर्जा दिया था अनुसूचित बैंक। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि ISFR रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में भारत का वन और वृक्ष आवरण कितने वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है? तो यह आपका बढ़ गया कितना? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। अगला प्रश्न है कि जो हाल ही में जो है गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा किया है? तो यह गूगल ने जो है कितने निवेश करने का घोषणा किया है? तो $1 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? तो यह जो है 1935 के अधिनियम से जो है बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो संघात्मक व्यवस्था पूछा जा रहा है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है संघात्मक व्यवस्था जो लिया गया कहाँ से? तो कनाडा से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कनाडा से। आयरलैंड से जो है राज्य केंद्रित सिद्धांत लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है यह मौलिक अधिकार लिया गया है और यूनाइटेड किंगडम से जो है संसदीय व्यवस्था लिया गया। तो याद रखिएगा। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कब? BR अम्बेडकर का संविधान सभा निर्वाचन कहाँ से किया गया था? तो यह किया गया था पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया गया था? तो यह आपका राइट आंसर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रस्तावना को पेश किया था, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ जितने भी रहेंगे तो सब जो है जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया था? तो संविधान में जो हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख जो है संविधान में किया गया है भारत तथा इंडिया। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। भारत और इंडिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो यह जो प्रस्तावना में किया गया, कहाँ पे? तो प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जो 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था बाघ संरक्षण के लिए। और जो हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1992 में आया था हाथी प्रोजेक्ट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वन प्रमाणन का उद्देश्य क्या है? तो वन प्रमाणन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वनों आधारित उत्पादों की उत्पत्ति, वैधता और स्थिरता को प्रमाणित करना। वन आधारित उत्पादों की उत्पत्ति, वैधता और स्थिरता को प्रमाणित करना जो है यह वन प्रमाणन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 में जो है किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह आपका आयोजित किया गया कहाँ पे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य जो है डैश किसका विकास करना होता है? तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य जो है किसका विकास करना होता है? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय पर्यावरण के मुद्दों को समझना, वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों को समझना और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। जंगल की देखभाल और हिस्सेदारी नीति लागू होती है। जंगल की देखभाल और हिस्सेदारी नीति लागू होती है ये कहाँ पे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वन समुदाय में लागू होता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू किया गया? अभी मैंने देखा 1973 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हाथी प्रोजेक्ट कब लाया था? तो 1992 में। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि विश्व वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव सप्ताह जो है मनाया जाता है अक्टूबर का पहला सप्ताह। अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है इसमें विश्व वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको डिस्कस करा दिया। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।
मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।